ओके। सो रिवीजन क्लासेस चल रहे थे और शायद 2-3 क्लास हो चुका है ना रिवीजन में। नहीं हुआ है? पहले छुट्टी से पहले तो हो गया है ना। चलो तो अभी हम लोग कुछ देर पहले न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स एंड बाइंडिंग एनर्जी, वो अपन लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और सब पढ़ाया हुआ होगा, आपके टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे। और और इस बैच में शायद ये चैप्टर आपको चंदन सर पढ़ाए थे, छुट्टी पे थे हम तो, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके अंदर ये शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर से वहीं से सवाल आता है नीट एग्जाम के अंदर और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी वहीं से सवाल आता है। न्यूक्लियर फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी से सवाल यहाँ पे आता है। तो अपन लोग उसी दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन लोग, याद करो पहला क्लास जो रिवीजन स्टार्ट हुआ था तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का रिवीजन करवाए थे ना। उसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से उसके एक्सियल, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और एक जनरल पॉइंट पे अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से। उसी को आगे अपन लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो पहले हम थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर दो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो पहले इसके अंदर अपन लोग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे अभी, न्यूक्लियर फोर्स। और फिर अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और फिर एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने का। और इसी के अंदर बाइंडिंग एनर्जी से पहले अपन लोग मास डिफेक्ट की बात करेंगे, मास डिफेक्ट। और फिर आएगा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, है ना, पर न्यूक्लियॉन, पर न्यूक्लियॉन। तो ये 2-3 टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे आएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अपन लोग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। किसी को आइडिया है क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स? आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स, बताओ। दोनों बैचेस दोनों बैचेस में तो ये पढ़ाया ही गया होगा, है ना। क्या है न्यूक्लियर फोर्स, बताओ। फोर्स, अच्छा हाँ, सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको अपन लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स क्यों अप्लाई हो रहा है और अप्लाई कौन कर रहा है? न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर अप्लाई हो रहा है, ठीक है भाई। न्यूक्लियस के अंदर अप्लाई होने वाले फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। बट ये फोर्स लग किसके कारण से रहा है और किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है, मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो किसके बीच लग रहा है? क्योंकि एटम्स के अंदर तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह का पार्टिकल्स, एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। तो ये फोर्स किसके बीच लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच लग रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो किसके बीच लग रहा है? चलो समझते हैं इसको हम लोग। अगर हम एटम्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के सेंटर में हमारे न्यूक्लियस होता है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, अगर हम बात कर ले न्यूक्लियस की, तो मान लेते हैं कि कोई न्यूक्लियस है, किसी एटम का ये न्यूक्लियस है। मान लेते हैं किसी एटम का न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस रहा होगा। हम बड़ा बना करके दिखा रहे हैं बट इतना बड़ा न्यूक्लियस नहीं होता है। अरे बोलो, क्लियर है ये चीजें? किसी एटम का ये न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है ना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरीके से इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे पड़े होते हैं। और इसके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यही तो होता है ना। एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह का पार्टिकल होता है, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा, अरे ये तो बताओ क्या होता है, प्रोटॉन और किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, खड़ा हो तुम, हाँ न्यूट्रॉन, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रॉन है कि नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। बहुत शाबाश, बढ़िया है, 12वां का स्टूडेंट हो ना तुम, अब नीट भी दोगे, है ना। और एक चौथा क्लास का बच्चा बता देगा कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, और तुम बोल रहे हो पॉजिटिव चार्ज। बैठो, चलिए, तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन होंगे और ढेर सारे न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और आपको भी पता है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। एटम का साइज ही बहुत छोटा है, तो एटम के साइज से तो बहुत छोटा साइज किसका होगा, न्यूक्लियस का। अगर हम बात करें एटम्स की, तो मान लेते हैं ये एटम्स है, ये एटम्स है, ये एटम है, और एटम के सेंटर पे बहुत छोटे साइज का हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अगर हम बात कर ले कि भाई ये एटम्स है, तो एटम्स का कुछ तो साइज होगा, दिस इज द साइज ऑफ एटम, दिस इज द रेडियस ऑफ एटम। अगर हम एटम के रेडियस की बात करें, तो ये एटम्स का रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, आपको पढ़ाया गया होगा। एटम का रेडियस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। क्या ये बहुत बड़ा रेडियस है या बहुत छोटा रेडियस है, पावर माइनस में बहुत छोटा रेडियस है। और इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि एटम से छोटे साइज का कौन होगा, न्यूक्लियस होगा। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के रेडियस की, अगर न्यूक्लियस के रेडियस की बात करो, तो ये 10⁻⁻15 मीटर के अप्रोक्सीमेट होता है। तो अगर तुम देखो कि इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाले, अगर हम रेशियो निकाले रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो कितना आएगा जरा देखना तो भाई। रेडियस ऑफ एटम होगा 10⁻⁻10 और डिवाइड में ये होगा 10⁻⁻15। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये कितना होगा बताना। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+15 में 10 चला गया तो 10⁵। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा, या तुम ऐसे सोच लो कि जो एटम का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 10⁵ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब समझ में आ रहा है, 10⁵ टाइम्स का मतलब 1,00,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एटम का साइज होता है वो उसके न्यूक्लियस के साइज का 1,00,000 गुना ज्यादा होता है। यानी न्यूक्लियस के साइज से कितना गुना ज्यादा साइज एटम का होता है। 10⁵ का मतलब कितना, 1,00,000। एक पे कितना जीरो, 5 जीरो ना, तो एक पे 5 जीरो का मतलब कितना, 1,00,000। इसका मतलब सोचो कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज का 1,00,000 गुना छोटा है। या ऐसे बोल सकते हो कि जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के साइज से 1,00,000 गुना बड़ा है। सोचो एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 1,00,000 गुना बड़ा है, या न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से 1,00,000 गुना छोटा है। एक तो एटम का साइज बहुत छोटा है और उससे 1,00,000 गुना साइज किसका छोटा है, न्यूक्लियस का साइज। इसका मतलब ये इतना बड़ा न्यूक्लियस जो हम बना करके दिखा रहे हैं, एक्चुअल में
न्यूक्लियस का साइज इतना नहीं है, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी मीटर के नाम से जानेंगे। 1 फर्मी मीटर, इसको आप 1 FM बोलोगे। 10⁻⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी मीटर। इसका मतलब 1 फर्मी मीटर, ये जो रेडियस है, डिस्टेंस है, इसका बहुत छोटा यूनिट है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। अरे बोलो क्लियर ये चीजें? अब सोचो कि ये बहुत छोटे से रीजन में, बहुत छोटे से साइज के न्यूक्लियस में ढेर सारे प्रोटॉन, ढेर सारे न्यूट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, तो ये सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल पास पास होंगे। एक बहुत छोटे से रीजन में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब कोई भी दो प्रोटॉन या कोई भी दो न्यूट्रॉन या कोई एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है या कम है? बहुत कम है। अगर दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी मीटर के रेंज का होगा, या दो न्यूट्रॉन के बीच के गैप की बात करें तो वो भी 1 फर्मी मीटर के गैप के इक्वल होगा, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो भी 1 फर्मी मीटर के डिस्टेंस पे होंगे। तो क्या दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच ज्यादा डिस्टेंस है या कम डिस्टेंस है? बहुत कम डिस्टेंस है। अरे बोलो हाँ ना। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना। अब सोचो कि दो प्रोटॉन बिल्कुल पास पास है, दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, एक प्रोटॉन हम ज्यादा डिस्टेंस दिखा रहे हैं, बट ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। ये जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास है। अब तुम बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़े हो ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड के अंदर दो चार्जेस के बीच या तो अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा। दो पॉजिटिव चार्जेस, सेम नेचर के चार्ज के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? यानी ये चार्ज, ये प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन को इधर रिपेल करेगा और ये प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन को इधर रिपेल करेगा। इसका मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है। और आपको पता है कूलम्स लॉ में आप पढ़े होंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगेगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच ज्यादा डिस्टेंस है या बहुत कम डिस्टेंस है? बहुत कम डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा होगा चूंकि डिस्टेंस बहुत कम है। इसका मतलब दो न्यूक्लियस के अंदर किसी भी दो प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है दोनों प्रोटॉन के बीच। अब एक बात बताओ कि ये ठहरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? ये प्रोटॉन इसको रिपेल कर रहा होगा, ये प्रोटॉन इसको रिपेल कर रहा होगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, जिसके वजह से न्यूक्लियस तो भाई टूट जाना चाहिए था। क्योंकि अंदर न्यूक्लियस के अंदर कैसा फोर्स है? रिपल्सन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है, जो किसके बीच लग रहा है? दो प्रोटॉन के बीच लग रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये सब पढ़ाया गया होगा चीजें, और फिर भी नहीं पढ़ाया गया होगा तो हम रिवीजन की तरह इसको नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश टॉपिक जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही हमने स्टार्ट किया है। आ रहा है बात समझ में? न्यूक्लियर फोर्स क्या है उसको समझने के लिए जरूरी है समझना। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच बहुत कम गैप होने के वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। तो तुम बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है ना, एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है कि नहीं? बताओ। यहां भी होगा तो एक इधर रिपेल करेगा इधर, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। तो क्या हो जाना चाहिए था बताओ? न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए था, न्यूक्लियस को ब्रेक हो जाना चाहिए था। ऐसे समझो कि गुब्बारे में हवा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो एक ऐसा लिमिट आएगा जिसपे अब और हवा भरोगे तो बलून क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। वही चीज तो हो रहा है
क्यों बलून फूट रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो आप हवा भर रहे हो, हवा का प्रेशर अंदर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके कारण से वो जो बलून का जो सरफेस है, अंदर वाले सरफेस पे प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बलून का मटेरियल जो भी है, जितना इलास्टिक, जितना खींचना था वो खींच गया, जितना एक्सपैंड होना था एक्सपैंड हो गया, और ज्यादा हम फोर्सफुली उसमें हवा भर रहे हैं तो बाद में क्या हो जाएगा? बलून फूट जाएगा ना। उसी तरीके का तो चीज है, अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स बढ़ रहा है, रिपल्सन फोर्स बढ़ रहा है, तो बढ़ते 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 ये न्यूक्लियस को क्या हो जाना चाहिए था? टूट जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्या? एटम के अंदर न्यूक्लियस टूटता है क्या? नहीं टूटता, जबकि इसको टूटना चाहिए था। किसी भी एटम का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स होने के कारण से न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए था, बट स्टिल न्यूक्लियस नहीं टूटता है। क्या रीजन है न्यूक्लियस के नहीं टूटने का? जबकि इसके अंदर तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि दोनों प्रोटॉन बहुत पास पास हैं, इसलिए हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो ये न्यूक्लियस को टूटना चाहिए था, बट न्यूक्लियस अभी भी स्टेबल है, नहीं टूट रहा है। स्टिल न्यूक्लियस नहीं टूटा है, न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हुआ है, न्यूक्लियस अभी भी स्टेबल है। इसका मतलब क्या है? कोई तो एक ऐसा और फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा होगा, कोई और एक ऐसा फोर्स इसके अंदर लग रहा होगा जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, उसको बैलेंस कर रहा होगा। समझ पा रहे हो? जिसकी वजह से नेट फोर्स अंदर जीरो हो गया और जिसके कारण से न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हो रहा है। उसी फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर एक और टाइप के फोर्स लगते हैं जो न्यूक्लियस को स्टेबल बना करके रखता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। वही न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को टूटने से बचा रहा है। किसके कारण से टूट सकता था वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के वजह से वो क्या हो सकता था? टूट सकता था। उसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर एक और फोर्स लगता है जो न्यूक्लियस को ब्रेक होने से बचाता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। बाहर की ओर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के कारण से न्यूक्लियस को ब्रेक होना चाहिए था, न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए था, बट न्यूक्लियस नहीं टूट रहा है। इसका मेन रीजन है कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स को बैलेंस करने के लिए, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए अंदर एक और फोर्स लग रहा है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक तो हमारा फोर्स लग रहा है भाई, एक फोर्स लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स जो है, इसको नेग्लेक्ट कौन कर रहा है? इसको बैलेंस कौन कर रहा है? अंदर की ओर, अंदर की ओर एक, अंदर की ओर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, अंदर की ओर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, और इसी यही अट्रैक्शन फोर्स इसी रिपल्सन फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स। इसको क्या बोल रहे हैं हम? न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये खुद किस नेचर का होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। न्यूक्लियर फोर्स अगर रिपल्सिव नेचर का होगा तब तो और ये मदद कर देगा, और तोड़ने में, ये तो और तोड़ने में अपना फोर्स को ऐड ऑन होगा। जो लेट से टूटेगा न्यूक्लियस वो जल्दी टूट जाएगा। समझ रहे हो ना? इसका मतलब न्यूक्लियस को टूटने से बचा रहा है ये न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब ये कौन सा नेचर का होना चाहिए? अट्रैक्टिव। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन नेचर का है, उस रिपल्सन नेचर को नलीफाई करने के लिए तो अट्रैक्टिव नेचर का न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए ना। सो न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर। तो ये नीट में आया हुआ सवाल है, किस नेचर का न्यूक्लियर फोर्स होता है? नीट का सवाल है। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर।
आया बात समझ में? न्यूक्लियर फोर्स क्यों आया? क्योंकि अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच हैवी इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर फोर्स के कारण से न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता, उसको बचाने के लिए अंदर एक और फोर्स आ रहा है अट्रैक्टिव नेचर का, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स। अब सवाल ये उठता है सर कि न्यूक्लियर फोर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स तो दो प्रोटॉन के बीच लग रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच लग रहा होगा? न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच लग रहा होगा? तो सबसे बड़ा बात यहां पे यही समझना है कि न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड एक पॉइंट तो बड़ा जबरदस्त यहां पे आया है। पहला पॉइंट क्या है भाई? अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स exerted in nucleus is called as nuclear force. न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसी को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अरे बोलो हाँ ना? और इसके अंदर पहला पॉइंट, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया है? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। इट इज किसके लिए यूज हो रहा है? न्यूक्लियर फोर्स के लिए। सो इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा, कभी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है न्यूक्लियर फोर्स। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरी बात, ये किसके किसके बीच लग रहा होगा? क्या ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा होगा? क्या ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है? या ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है? तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लग रहा होता है न्यूक्लियर फोर्स। दो न्यूट्रॉन के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। दो प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है। इसका मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, दो न्यूट्रल पार्टिकल के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, और एक चार्ज पार्टिकल और एक न्यूट्रल पार्टिकल के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जितना न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन के बीच लगता है, उतना ही न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, और उतना ही न्यूक्लियर फोर्स एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। यानी न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये नीट में आया हुआ सवाल है, ये सवाल है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, और इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट वाइज दिया था, इसमें ऑर्डर बना के दे दिया था कि FPP ग्रेटर देन FNN ग्रेटर देन FPN, फिर लेस देन का ऑर्डर दिया था, और एक ऑर्डर इक्वल का दिया था, और एक ऑर्डर नन ऑफ दीज का। तो कौन सा? इक्वल वाला ऑर्डर। तो ये वाला इस पे भी आ चुका है क्वेश्चंस नीट के अंदर मेडिकल में, और इस पे भी सवाल आ चुका है मेडिकल एग्जाम के अंदर। तो ये सब स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं ना, ये सवाल है जो मेडिकल एग्जाम में आ चुका है। तो बताओ न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड ये तीन बातें जो हैं, ये कितने लोगों को क्लियर हो गया? बताइए, न्यूक्लियर फोर्स कब आएगा, कब आता है? न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स आया। किससे बचाने के लिए? न्यूक्लियस को हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स को बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए कौन आया है? न्यूक्लियस को किससे बचाने के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स से बचाने के लिए न्यूक्लियर फोर्स आया है। ये किस नेचर का होगा? तो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और ये किसके किसके बीच लगेगा? तो ये दो प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, दो न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है। और मजेदार बात तो ये है कि दो प्रोटॉन के बीच जितना न्यूक्लियर फोर्स होता है, उतना ही दो न्यूट्रॉन के बीच भी उतना ही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच भी होता है। तो ये दोनों
स्टेटमेंट पे सवाल आ चुका है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखना। तो हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको आइडिया दे दिया। अब अपन लोग चलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, जो टॉपिक हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वहीं से नीट में सवाल आना है। नीट में सवाल बस यही 2-3 टॉपिक से आता है, न्यूक्लियर फोर्स से आता है, मास डिफेक्ट से आता है और बाइंडिंग एनर्जी से आता है। सर बोलो क्लियर है? और ज्यादा सवाल आएगा कभी कभी तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वहां से सवाल आता है, लेकिन वहां से सवाल ना के बराबर आएगा। ज्यादातर सवाल आपको बाइंडिंग एनर्जी से आएगा और मास डिफेक्ट से सवाल आएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, मास डिफेक्ट है क्या। समझो बात को ध्यान से। मान लेते हैं कि भाई एक न्यूक्लियस है, और आपको भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस के अंदर भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। चलिए, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, किसी एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन ढेर सारे न्यूट्रॉन है। क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस न्यूक्लियस का, इस पूरे न्यूक्लियस का मास निकालना है, मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, रे खड़ा हो दूर, खड़ा खड़ा हो। हाँ, क्या कर रहा है? सोना है तो बाहर चले जाओ, क्या दिक्कत है, बाहर सो। मोबाइल चलाना है तो भी बाहर जाकर के चलाओ। आगे आओ, जल्दी आओ, आगे यहाँ पे बैठो। 10 को स्टूडेंट आए, उसमें भी बदमाशी करना है। नहीं पढ़ना है घर पे बैठो ना। कौन इतना लोग, इतना 2-2 बैच मर्ज होकर के 10 बच्चा आया। जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको घर पे बैठना हो, घर पे बैठा हुआ है। तुम आए हो भाई छुट्टी के बाद से, तो आओ तो कम से कम क्लास के अंदर तो पढ़ो। मेरे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन ढेर सारे न्यूट्रॉन है, और हम चाहते हैं कि इस न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करें। तो थोड़ा आइडिया दो कि हम न्यूक्लियस का मास कैसे कैलकुलेट करें। मास ऑफ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का मुझे मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियस के अंदर 2 ही चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या तरीका है, हम कैसे न्यूक्लियस का मास निकाल सकते हैं बताओ? जितने प्रोटॉन होंगे सारे प्रोटॉन का मास, और जितने न्यूट्रॉन होंगे सारे न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दे तो न्यूक्लियस का मास आना चाहिए। यही तो होगा ना भाई। एक थैला है, थैले में 100 स्फेरिकल बॉल है, आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है मुझे, और एक स्फेरिकल बॉल का मास 1 ग्राम है, तो पूरे थैले का मास कितना हो जाएगा? 100 ग्राम होगा। अगर थैले के मास को नेग्लेक्ट कर दें, थैला का अपना कोई मास नहीं है, तो 100 स्फेरिकल बॉल के मास के बराबर ही तो उस पूरे थैले का मास होगा। इस न्यूक्लियस को कुछ देर के लिए थैला मान लो, बैग, और इस बैग में मान लेते हैं कि भाई 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, तो इस बैग का मास कितना होगा? 10 प्रोटॉन का मास प्लस 10 न्यूट्रॉन का मास को ऐड कर देंगे तो इस थैले, इस बैग का मास आ जाएगा ना। तो मुझे न्यूक्लियस का मास निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि भाई हम पहले ये देखेंगे कि कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है। मान के चलो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन के मास को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस एक न्यूट्रॉन के मास को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो किसका मास मुझे मिल जाएगा? न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेगा बताओ? सम ऑफ मास ऑफ ऑल प्रोटॉन एंड ऑल न्यूट्रॉन्स, ऑल न्यूट्रॉन्स, ऑल न्यूट्रॉन्स। जितने भी प्रोटॉन होंगे उसके मास, और प्लस जितने भी न्यूट्रॉन होंगे उसके मास को अगर हम सम कर दे, ऐड कर दे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्लस का मास मिल जाएगा ना। और यही तो तरीका है। देखो, जब मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस नहीं बना था, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम एटम का मास निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हम उस डिवाइस से हम डायरेक्ट किसी न्यूक्लियस का मास बता सकते हैं। वो डिवाइस आने से पहले
एक न्यूक्लियस का मास को ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता था कि जितने प्रोटॉन है उसका मास प्लस जितना न्यूट्रॉन है उसके मास को ऐड कर देंगे तो हमें न्यूक्लियस का मास आ जाएगा, मिल जाएगा। किसका मास मिल जाएगा? न्यूक्लियस का। पर मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस जब बनाया गया, उसका निर्माण हो गया, उस मशीन का, उस डिवाइस का जब निर्माण हो गया, वो डिवाइस बन गया, तब जब न्यूक्लियस का मास जब निकाला गया, इस तरीके से जब हम न्यूक्लियस का मास निकाल रहे थे और डायरेक्ट हम किसी न्यूक्लियस का मास स्पेक्ट्रो डिवाइस से निकाल रहे थे, मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से, तो डिफरेंट आ रहा था, दोनों सेम नहीं आ रहा था। इस टेक्निक से निकाला गया न्यूक्लियस का मास और मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से निकाला गया न्यूक्लियस का मास, दोनों अलग अलग आ रहा था। क्या आ रहा था अलग अलग? ये इस तरीके का चीज आ रहा था, ये चीज ज्यादा हो रहा था। अब ऐसे समझो, एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है और हम उस न्यूक्लियस का मास निकालना चाहते थे, तो हम जनरल सा थॉट लगाए, लॉजिक लगाए कि एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर देंगे तो उस न्यूक्लियस का मास मिल जाना चाहिए ना। तो देखा क्या गया कि मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से डायरेक्ट न्यूक्लियस का मास जो हमने मेजर किया वो, और इस मेथड से जो हमने न्यूक्लियस का मास मेजर किया, वो दोनों इक्वल नहीं आया। इस मेथड से जो हम मेजर कर रहे हैं मास, ये ज्यादा हो गया डायरेक्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से मेजर किए गए न्यूक्लियस के मास। इसका मतलब किसी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन हैं उसके सारे मास को ऐड करते हो तो ज्यादा हो जाता है उस न्यूक्लियस के मास। समझ में? क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग को ये चीज समझ में आया? इसको होना क्या चाहिए था? इसको होना क्या चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था ना। लेकिन ऐसे समझो ना कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, या 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन है। उस न्यूक्लियस का मास 5 प्रोटॉन के मास प्लस 5 न्यूट्रॉन के मास के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन उससे कम ना। ये ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये तो कम हो गया ना भाई। 5 प्रोटॉन प्लस 5 न्यूट्रॉन के मास से उस न्यूक्लियस का मास कम हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था। हो क्या गया? कम। ये मास में जो डिफरेंस आया है, मास में जो डिफेक्ट आया है, इसी मास के डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब मास डिफेक्ट है क्या? व्हाट इज मास डिफेक्ट? ये जो मास का लॉस हुआ उसी को हम मास डिफेक्ट बोल रहे हैं, जिसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा एम का मतलब क्या? डेल्टा एम का मतलब हो गया इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इनिशियल मास ये हम मान रहे हैं, अगर इनिशियल मास इसको मान रहे हैं तो ये क्या लिखेंगे बताओ? ये लिखेंगे ना भाई, मास ऑफ प्रोटॉन को एमपी और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को एमएन बोल रहे हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन को एमएन बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, एमएन। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, तो भैया जेड प्रोटॉन है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? जितने की एटॉमिक नंबर होगा उसका। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कितना प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होगा? जेड प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होगा। और मान लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैपिटल एन है, तो बताओ कि मास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन जेड इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये क्या मिला मुझे? ये सारे प्रोटॉन का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन का मास मिला। ये हमारा इनिशियल मास हो गया। चूंकि ये ज्यादा है, ये इनिशियल मास हो गया। इसको इनिशियल मास बोल लो या इसको फाइनल बोल लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, तो इसको हम फाइनल बोल रहे हैं। तो फाइनल क्या हो जाएगा? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, बोलो, N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये मुझे मिल गया दोनों के मास को ऐड करने के बाद। इसमें माइनस करेंगे पूरे न्यूक्लियस के मास को,
माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि ये वाला मास ज्यादा था ना किससे, न्यूक्लियस के मास से, तो दोनों में जो डिफरेंस आया है वही तो मास डिफेक्ट है। व्हाट इज मास डिफेक्ट? उस न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन के मास प्लस सारे न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके इसमें माइनस कर देंगे किसके मास को, न्यूक्लियस के मास को, यही मुझे मास डिफेक्ट मिल गया। इतना ही तो मास में डिफरेंस आया है ना, इतना ही तो मास में डिफरेंस आया है। तुम लोग दोबारा पढ़ रहे हो और सोचो कि तुम लोग को अकल जो है ना भैंस चरने चला गया है। ये क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? मास डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, मास में कुछ लॉस हुआ है। और बोलो, एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन का मास जितने भी न्यूट्रॉन का मास को ऐड करेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए था, उस न्यूक्लियस के मास के इक्वल आना चाहिए। 164 mm वाला बच्चा तो और खत्म है, एकदम कुछ नहीं जानता है। ये उससे पूछे तो देखो बता रहा है वो न्यूट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, देख लो। ये समझ पा रहे हो कि क्या है ये, क्या है ये? मास डिफेक्ट है। ये क्या है? मास डिफेक्ट। ये मास में इसको क्यों घटाए, बड़ा मास कौन सा है, ये वाला मास बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे ना, तो बड़े में से छोटा को घटा दिए, किसका मास छोटा निकला, किसका मास ज्यादा निकला, जबकि निकलना क्या चाहिए था, दोनों के इक्वल, लेकिन एक ज्यादा हो गया एक, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दिए तो मुझे क्या मिल गया, यही इतना ही तो मास का डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस ऑफ मास है जिसको मास डिफेक्ट बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ मास, इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं सबके सारे प्रोटॉन का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन का मास को ऐड कर देंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूक्लियस के मास, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट मिल जाएगा। आगे बात समझ में? बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, ये ऐसा नहीं कि भैया बहुत ज्यादा का 10 किलो का अंतर आ गया, 50 केजी का अंतर आ गया। भैया न्यूक्लियस का मास सोचो ना कितना कम होगा, समझ रहे हो? ये खेल एएमयू में चलेगा। मास को मेजर करने का यूनिट होता है ना, एटम के मास को मेजर करने का यूनिट होता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। और बोलो क्लियर है? तो बहुत कम मास का डिफरेंस होगा, बहुत कम मास का डिफेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हो कि मास, प्रोटॉन का मास ही कितना होगा, न्यूट्रॉन का मास ही कितना होगा, एक न्यूक्लियस का मास ही कितना होगा। बहुत छोटे में मास के अंतर को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मास ही बहुत कम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो अंतर भी तो बहुत कम आएगा ना, डिफरेंस भी। एमयू में ये सब आएगा, किस में आएगा, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा ये सब। तो ये डेल्टा एम क्या हो गया, मास डिफेक्ट। कैसे निकालेंगे मास डिफेक्ट, प्रोटॉन के, अच्छा जेड क्या है, एटॉमिक मास, क्यों मल्टीप्लाई किए, किसी न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन कितने होते हैं, उस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जेड को मल्टीप्लाई कर दिए मास ऑफ प्रोटॉन से, तो ये क्या मिल गया, ये जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल प्रोटॉन का मास आ गया, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल मास किसका आ गया, न्यूट्रॉन का मास। अच्छा लास्ट वाला बच्चा खड़ा हो, हाँ खड़ा हो जाओ। तुम बताओ किसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालेंगे कैसे, क्या फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालने का। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारा क्या है, जेड, जैसे कार्बन एटम है, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब समझते हो, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 का मतलब कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है, तो कुछ न्यूट्रॉन भी तो होंगे ना उसके अंदर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जैसे हम आपको दे दिए
एक कार्बन एटम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिए, कार्बन एटम 612 कार्बन एटम है, दिस इज कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, ये हमने कार्बन का एक एटम दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर हमारा ये क्या है 6, हमारा एटॉमिक नंबर ही तो है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 इज एटॉमिक नंबर। तुम ही बताना ये 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है 12? ये मास है, खड़ा हो जाओ बगल वाला, 12 है क्या ये, खड़ा हो। 6 क्या है, 6 क्या है, 12 क्या है, खड़ा हो रे, हाँ अब तुम ही बचे हो। 6 क्या है, 6 क्या है, 12 क्या है, खड़ा हो। 6 क्या है, 12 क्या है, मास नंबर। शर्म करो और शर्म करके कहीं डूब मरो, इस लेवल का जानकारी नहीं है और 12th पास आउट हो गए हो, 12th का सिलेबस खत्म हो गया है और आप बता नहीं पा रहे हो। ये पता है दूसरा तीसरा क्लास का बच्चा बता देगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट जब उसको सिखाया जाता है तो नीचे वाला रिप्रेजेंट होता है, नीचे वाला क्या बता रहा होता है, एटॉमिक नंबर को, ऊपर वाला मास नंबर को बता रहा होता है। शर्म करो शर्म कि ये इतना छोटा सा बात नहीं पता है। और ये देखो ना, ये बैच मेरे बैच का बच्चा है, बैठो बैठो बैठो, इस लेवल की जानकारी नहीं है आपको और तुमको हम न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा रहे हैं और मास डिफेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है, शर्म करने वाली बात है कि आपको नहीं पता है कि ये क्या होता है। पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिए, पूरा फिजिक्स पढ़ लिए और आपको नहीं पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट, ये किसको बता रहा है। ये मास नंबर को बताता है। तो हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा रहे हैं, बताओ, और ये नहीं पता है कि ये मास नंबर नहीं है, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे निकलेगा बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है। यानी कार्बन के एक एटम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 12 माइनस 6 बराबर 6। तो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। उसी तरीके से ऑक्सीजन 8 16 होता है ना भाई, ये क्या है, ये Z है, ये क्या है, A है। तो ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, A माइनस Z। इसका मतलब 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। ये इस बात, ये मिसकंसेप्शन मत बता लेना कि हमेशा हर एक एटम में जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन होगा, ये चेंज भी हो जाता है भाई। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो 3 और मास नंबर 7 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मास नंबर 7 होता है। तो ये हो गया Z और ये हो गया A। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, A माइनस Z कितना होगा बताओ, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब लिथियम के एटम में 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। तो क्या हर एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपके सामने एग्जांपल हमने दिया है, लिथियम एटम के अंदर प्रोटॉन 3 है और न्यूट्रॉन क्या है, 4 है। क्लियर हो गया ये चीजें। तो इसका मतलब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा। ये एन को क्या माना था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना, एन क्या है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे नहीं मिलेगा बताओ, मास नंबर में से
एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया ए माइनस जेड, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन से, और इसमें माइनस करेंगे किसको, मास ऑफ न्यूक्लियस को। तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट है। तो ये जो मास में जो अंतर आया, मास में जो डिफरेंस आया, ये मास कहां गया। सर हमने तो केमिस्ट्री में कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, किसी भी सिस्टम का मास जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, मास का लॉस नहीं होता है। यहां तो मास का लॉस हो गया, यानी एटम कंजर्व्ड होना चाहिए, एटम के अंदर मास का कंजर्वेशन होना चाहिए। तो एटम के अंदर मास लॉस कैसा हो गया, मास कहां गया। ये मास में जो डिफरेंस आया है, ये जितना भी मास में डिफरेंस आया, ये मास गया कहां, यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। आइंस्टाइन का जो इक्वेशंस था वो क्या था, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस इक्वेशन से क्या पता चला दुनिया को कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप लाइट के स्पीड से ट्रेवल करवाओगे तो वो उसका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से आइंस्टीन का इक्वेशन क्या था, आइंस्टीन का इक्वेशन था इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या है, एनर्जी, एम क्या है, मास, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ई क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। जो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल है, ये मास ऑफ पार्टिकल है। अगर हम किसी पार्टिकल को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करवाएं तो वही अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब जो मास का डिफेक्ट आया, जो मास का डिफरेंस आया, वो मास गया कहां, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। मास किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में कन्वर्ट। यानी जो मास का लॉस हुआ है वो कहां गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया बाइंडिंग एनर्जी का। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट के वजह से आया है, इसलिए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में एम के जगह पे मास डिफेक्ट रख दो डेल्टा एम, तो यही बाइंडिंग एनर्जी बन गया। बीई का मतलब बाइंडिंग एनर्जी, तो मास के जगह डेल्टा एम आ जाएगा और बाकी वैसे ही रहेगा। देखो यही है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। बाइंडिंग एनर्जी, ये एनर्जी आया कहां से, मास में डिफेक्ट होने के कारण से आया है। जो मास गया वही मास किस में कन्वर्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो। और बाइंडिंग एनर्जी को निकालने का तरीका क्या है, एम सी स्क्वायर में एम के जगह क्या रख दोगे, डेल्टा एम रख दोगे, वेयर डेल्टा एम इज व्हाट, मास डिफेक्ट। अभी अभी समझा चुके हैं। तो वेयर डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट है। और ये कैसे निकालेंगे, हमने वहां पे बता दिया है कैसे निकालेंगे। यहां पे हमने बता दिया है मास डिफेक्ट को निकालने का फॉर्मूला हमने यहां पे बता रखा। तो ये हो गया मास डिफेक्ट का फॉर्मूला और ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। जब तक मास में डिफेक्ट नहीं आएगा तब तक बाइंडिंग एनर्जी नहीं आएगी। बाइंडिंग एनर्जी तभी आया है जब मास में डिफरेंस आया है, मास में डिफेक्ट आया है। वही मास जो डिफरेंस मास है, वो डिफरेंस मास और कहीं नहीं गया, वही डिफरेंस मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइंस्टीन के इक्वेशन से। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में एम के जगह क्या रख देंगे, डेल्टा एम। बाकी सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट जो अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर। कितने लोगों को क्लियर हो गया बताइए। यहां से सवाल नीट में आना है एक पक्का।
मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी से एक सवाल हमेशा पूछता है, तो चलिए एक सवाल करें इसके ऊपर। अरे बोलो, एक सवाल करें इसके ऊपर, एक सवाल करते हैं इसके ऊपर। बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन नहीं हुआ था ना, चंदन सर नहीं करवाए थे, करवा दे रहे हैं, ठीक हो गया कंप्लीट। पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। द मास ऑफ a lithium nucleus lithium nucleus 37. The mass of a nucleus lithium nucleus, the mass of a nucleus lithium is 0.042 U. U मतलब यूनिफाइड मास, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा मोल कॉन्सेप्ट में। U मतलब AMU को ही U लिख देते हैं शॉर्ट में, AMU की जगह क्या लिख दिए हैं, EU, यूनिफाइड मास बोलते हैं, केमिस्ट्री में बताया गया होगा। U लिखो चाहे AMU लिखो, बात बराबर है। आप AMU भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। U less than the sum of the masses of all its न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, पढ़ाया गया होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। Find the binding energy per nucleon. Find the binding energy per nucleon is nearly equal to फर्स्ट ऑप्शन है 46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन सी है 39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन डी है 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सवाल है भाई। क्या क्वेश्चन जरा पढ़ो तो, क्या दिया हुआ है पहले ये देखो, क्या गिवन है। द मास ऑफ अ लिथियम न्यूक्लियस इज 0.42 यूनिफाइड मास, यू एमयू भी बोल सकते हो, लेस देन द
द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियस। इसका मतलब ये डेल्टा एम नहीं दिया गया है, लिथियम के न्यूक्लियस का मास इतना U है जो कि लेस देन है उस न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स है उसके मास से लेस देन है। इसका मतलब ये क्या दे चुका है, डेल्टा एम ही तो दे चुका है ना। डेल्टा एम क्या था, व्हाट इज डेल्टा एम? मास डिफेक्ट। कैसे निकाल रहे थे? न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन थे सबके मास को ऐड करके उसको माइनस कर रहे थे मास ऑफ न्यूक्लियस से। तो एक्चुअल में ये क्या है, न्यूक्लियस का जो मास होगा वो किससे कम होता है? उस न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन है उसके मास से तो कम ही होगा ना। तो एग्जैक्टली ये क्या दिया हुआ है, ये डिफरेंस ही तो दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा एम। ये डेल्टा एम दे रखा है, डेल्टा एम दे रखा है कितना, ये डेल्टा एम है। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये बताइए, ये क्या गिवन है? डेल्टा एम है गिवन, मास डिफेक्ट गिवन है। और आपसे पूछा क्या है बताओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ही फॉर्मूला है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ही फॉर्मूला है ये। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला वही है भाई, अभी अभी हमने बताया, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब देखो डेल्टा एम क्या है, 0.042 U है, U मतलब एम यू, और इंटू में क्या है बताओ, सी स्क्वायर। तो इंटू में सी स्क्वायर। एक बात बताओ, ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट ये तो ग्राम या केजी में होना चाहिए, ये किस में दिया होना चाहिए था, ग्राम या केजी में, लेकिन दिया है एमयू में। तो याद करो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बताया जाता है 1 एमयू कितने ग्राम या कितने केजी के इक्वल होता है, पता है आपको? बताओ। केमिस्ट्री के अंदर आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया होगा। 1 एमयू या इसी को हम 1 यू भी बोलते हैं, कितने केजी के इक्वल होता है पता है किसी को? 1.67 इंटू 10⁻27 केजी के इक्वल होता है। 1.67 इंटू 10⁻27 केजी के इक्वल होता है। तो हमें एमयू यानी यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे बोलो, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। तो बताओ 1 एमयू इतना यू है ना ये, तो क्या करेंगे, इसको सारा डेटा रख दो, तो 0.042 इंटू ये यू 1 यू मतलब 1 एमयू कितना के इक्वल है, इंटू 10⁻27 केजी। और अब मल्टीप्लाई करोगे स्पीड ऑफ लाइट से, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। अब एक और चीज बता देते हैं हम आपको, एक छोटा सा कैलकुलेशन बता रहे हैं, उसको याद रख लेना, बड़ा काम में आएगा, बड़ा काम में आएगा। 1 एमयू इंटू सी स्क्वायर, ये जब वैल्यू रखेंगे ना तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो याद करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19। तो सब मल्टीप्लाई वगैरह करके 1 एमयू इंटू सी स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एकदम डेटा याद रखना, ये मतलब कितना को मल्टीप्लाई करने से आया होगा, 1 एमयू का वैल्यू को सी स्क्वायर से यानी 3 इंटू 10⁸ से मल्टीप्लाई करेंगे उसके स्क्वायर से, और साथ में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करेंगे, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 से, तब जाकर के मल्टीप्लाई होकर के कितने के इक्वल आता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेटली कभी कभी 931 भी ले लेते हैं इसको,
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन एग्जैक्टली ये होता है। तो बताओ, ये तो वही चीज है ना, ध्यान से देखना, हम इसी को तो कैलकुलेट किए हैं, इसी को, इतना को ही तो कैलकुलेट किए हैं, बताओ। अरे बोलो। तो इसी को, यानी हम इतना को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, देखो ध्यान से देखना, आसान कैलकुलेशन। डेल्टा एम दिया हुआ है 0.042 एमयू, यू या एमयू एक ही चीज है, एमयू, और इंटू में सी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.042 इंटू एमयू मतलब 1 एमयू और इंटू में सी स्क्वायर। इतना के जगह पे हम क्या रख देंगे, 931.5। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 0.042 और इंटू में कितना रखेंगे, बताओ, 931.5। अब ये किस में आएगा आंसर, तो देखो सब तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो यहां से आप मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 931.5 को मल्टीप्लाई करो 0.042 से, तो देखो तो कितना आता है, मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेटर, मोबाइल से, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई, बढ़िया से मल्टीप्लाई करो एक बार। हाँ, 39 के आसपास आ रहा है ना, मल्टीप्लाई कर लो, 39 के आसपास आएगा। फिर से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, कितना आ रहा है। हाँ, तो नियरली पूछा है ना, देखो तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, बताओ, 39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ कितने लोग को क्लियर हो गया ये चीज़ है। तो यही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ऊपर सवाल होता है, मास डिफेक्ट के ऊपर सवाल होता है। आ गया बात समझ में, यही सवाल नहीं करवाया गया था, हो गया सवाल आपका प्रॉपर, क्या हो गया है, ये एक टॉपिक का सवाल रह गया था जो सर नहीं करवाए थे, है ना, तो हमने उसको करवा दिया। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये बताओ बाकी लोग को समझ में आया क्या ये क्वेश्चन। डेल्टा एम दिया हुआ था कितना, 0.042 यू, और बोलो क्लियर है। और क्या दिया हुआ है, और हमसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। एमयू में दिया है, तो 1 एमयू इंटू सी स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको एकदम याद रखना है, कैसे आता है वो भी हमने समझा दिया। 1 एमयू को केजी में पहले बदलो, और बोलो है ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या हो जाएगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 जूल इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो है ना, तो उसको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद और सी का वैल्यू रखने के बाद जब पूरा सोल्व करोगे तो कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो 1 एमयू इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू कितना रख दिए, 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मल्टीप्लाई कर दिए डेल्टा एम से, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये 3 टॉपिक हमने लिखा था यहाँ पे, जैसा कि देखो, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैं बता दिया, मास डिफेक्ट क्या होता है वो बता दिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बता दिए। अब देखो यहीं से सवाल पूछेगा न्यूक्लियर फिजिक्स में, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज और बता देते हैं, इसमें ग्राफ पूछता है कभी कभी, तो ग्राफ भी आपको थोड़ा सा जाना पहचाना रहना चाहिए, तभी आप ग्राफ आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहां ग्राफ एक पूछा जाता है, ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, इनके बीच ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के बीच ग्राफ। तो इसका ग्राफ बस आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ग्राफ ही पूछ देता है, तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये ग्राफ हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का ग्राफ है। वाई एक्सिस पे आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और एक्स एक्सिस पे आ रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन।
वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ न्यूक्लियन। इसका जो ग्राफ मिलता है वो एकदम याद रखना, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कुछ दूर तक स्ट्रेट लाइन जाता है, फिर इस तरीके से कर्व होते जाता है, इस तरीके से ऐसे हो जाता है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का ग्राफ है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, स्टेबिलिटी कर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। न्यूक्लियस का ये स्टेबिलिटी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप एक और नाम से भी बता सकते हो, दिस इज द स्टेबिलिटी कर्व ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो आपसे ये डायरेक्ट पूछेगा ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियन, या इसके जगह पे क्या पूछ देगा? न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कर्व पूछ देगा। दोनों एक ही चीज है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का ये क्या है? ग्राफ है, या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टेबिलिटी कर्व ऑफ न्यूक्लियन, स्टेबिलिटी कर्व ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आता है। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, नीट में सवाल आया हुआ है, उस स्टेटमेंट को हम बता देते हैं। नीट में क्या सवाल आया है? अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियन में अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन को इंक्रीज करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही तो है। तो अगर हम किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ाएं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? तो बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। चूंकि कर्व तुम देख रहे हो, पहले ये बढ़ा है और ज्यादा बढ़ाने से अब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन को स्टार्टिंग में बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ता है, पर एक समय ऐसा आएगा कि और अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन को बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो घटना शुरू हो गया है। यहां मैक्सिमम और मैक्सिमम के बाद घटना शुरू हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ये सवाल नीट में आया हुआ है। सवाल क्या है? क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है? इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन is increases then what will be the effect of its binding energy per nucleon, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन को बढ़ाते हैं तो इसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो शुरू में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा और बाद में बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? घटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ाने से बाइंडिंग एनर्जी स्टार्टिंग में बढ़ेगा, तो फर्स्ट इंक्रीजेस, शुरू में क्या होगा? बढ़ेगा। फर्स्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियन एंड या फिर उसके बाद करना देन इट डिक्रीजेज, यानी देन इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियन, कितने लोगों को क्लियर हो गया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुरू में बढ़ेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियन के बढ़ने से, उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियन को और बढ़ाएंगे तो अब ये बढ़ेगा नहीं, यानी बढ़ करके एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। अरे बोलो, उसके बाद से और अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियन को बढ़ाते हो तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा नहीं, घटना शुरू हो जाएगा। कर्व देखो ना, नीचे कर्व का डाउनफॉल आ रहा है। क्या आ रहा है? डाउनफॉल। कर्व को जितना मैक्सिमम जाना था वो चला गया,
अब और ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर और ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी अब बढ़ने के बजाय क्या होना शुरू होगा, घटना शुरू होगा। बात समझ में आ गया? तो यही स्टेबिलिटी कर्व है, इसी को आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन का ग्राफ भी बोलोगे, इसी को स्टेबिलिटी कर्व भी बोलोगे। और अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बढ़ाते हैं तो शुरू में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगा, बाद में घटना शुरू हो जाएगा। ये सवाल है मेडिकल में, नीट में आया हुआ सवाल है। ये खत्म हो गया, टाइम अभी बाकी है आपका 10 मिनट अभी बाकी है, तो चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के ऊपर। अब देखो, इससे ज्यादा सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं न्यूक्लियर फिजिक्स के। ज्यादा सवाल और कहां से आ सकता है, न्यूक्लियर रिएक्शन से, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट यहां से हटा दिया गया है। आपको पढ़ाते समय बताए होंगे आपके टीचर कि रेडियो एक्टिविटी जो इसके अंदर टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था इस चैप्टर से, तो एनटीए ने हटा दिया है। तो जैसे रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक हटा दिया, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। यानी न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन का महत्व ज्यादा तब था जब रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक था। अब रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक ही हटा दिया है तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का अब कोई मतलब ही नहीं रहा। तो वहां से सवाल, अब चांसेस बहुत कम है कि वहां से सवाल आएगा। इसका मतलब इस चैप्टर से 3 ही टॉपिक ऐसे हैं जहां से सवाल आएगा। न्यूक्लियर फोर्स से सवाल आएंगे, सवाल आएगा बाइंडिंग एनर्जी से, सवाल आएगा मास डिफरेंस से, सवाल आएगा स्टेबिलिटी कर्व से। क्या सवाल आएगा वो हमने सवाल भी बता दिया है कि भैया यही सवाल है। खत्म हो गया, इतना में आपका, इससे ज्यादा सवाल आपका नीट में नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो अब क्या करें बताओ, अभी कितना मिनट है हमारे पास? अभी 10 मिनट है। तो 10 मिनट में क्या करें बताओ? चलो ठीक है, अपन लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर आगे बात करेंगे। कल मान के चलो अगर रिवीजन क्लास रहता है, रहेगा ही, तो कल हम लोग वेव ऑप्टिक्स में क्या कर देंगे ना, YDSC पे कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। YDC तो हम ही पढ़ाए हैं ना, हालांकि न्यूमेरिकल्स तो हुआ है, पर आप भी समझते हो कि थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में थोड़ा सा सिलेबस फास्ट गया है। हालांकि हम तो भाई पढ़ाए हैं, हम तो हमारे तरफ से चला है, जैसे शुरू में चला था वैसे ही चला है। लेकिन कुछ बैचेज ऐसे थे जिसमें थोड़े से कम न्यूमेरिकल्स करवाए गए, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, लास्ट वाले ही चैप्टर पे देखो हम ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले चैप्टर में तो सब बहुत टाइम दे करके पढ़ाए हैं। लास्ट वाला चैप्टर में थोड़ा हमको लगता है कि समय कम मिला है, हमारे बैच में हम दिए हैं समय, इसलिए हमारा बैच सबसे लेट से खत्म हुआ था। कुछ टॉपिक रह गया था तो हमने रिवीजन वाले क्लास में कंप्लीट करवाया है, कुछ टॉपिक रह गया था। तो हम क्या करेंगे, कल वेव ऑप्टिक्स में YDSC का सवाल करवाएंगे, इसका सवाल, और एक आध क्वेश्चन अपन लोग डिफ्रैक्शन से भी करवाएंगे, मतलब इंटरफेरेंस पे सवाल होगा। हालांकि करवाए हैं तो एक बार रिवीजन कर लेना, कल हम बता दिए कल क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, रिवाइज करवाएंगे। तो हम YDSC पूरा नहीं पढ़ाएंगे, हम YDSC के ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो जितने भी फॉर्मूला वगैरह है वो देख लेना एक बार। अरे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो जितना भी फॉर्मूला था वो सब एक बार देख लेना, हम फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देंगे और कुछ सवाल उसके ऊपर करवा देंगे। और डिफ्रैक्शन के भी एक आध दो सवाल, डिफ्रैक्शन के सवाल तो वैसे पूछता नहीं है जनरली, बट हम करवा देंगे एक आध दो सवाल, ठीक है ना। तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बताना कि और क्या आपको क्या टॉपिक का रिविजन करना है, तो हम उस हिसाब से करवा देंगे, ठीक है। वैसे भी बैच में बच्चे रिवीजन क्लास में उतना आ नहीं रहा है ना, तो पता नहीं कल और भी बैच मर्ज हो जाए। अब ये 2 बैच है, अब इसमें हो सकता है और बैच मर्ज हो जाए, या हो सकता है यही बैच, यही पूरा क्लास किसी और बैच में मर्ज हो जाए, हो सकता है हमारी जगह कोई और टीचर आ जाए रिवीजन करवाने के लिए। तो वो अलग अलग वो डिपेंड करता है कि भाई आगे का क्या प्लान है। बट मान के चल रहे हैं कि अभी चलेगा रिवीजन क्लासेस, ये बैच में हम ही आएंगे। तो हम कल क्या स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस वाला टॉपिक YDSC वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो
है अभी थोड़ा सा टाइम 5-7 मिनट, तो इसको हम डिस्कस कर देते हैं। अब देखो, याद करो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये तो आपके फिजिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर था, और शुरू दिन जिस दिन आपका रिवीजन स्टार्ट हुआ था, याद करो उस दिन हमने इसी चैप्टर का रिवीजन करवाया था। और इसमें भी हम लोग क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला सारा कॉन्सेप्ट हमने, जितने भी डेरिवेशंस था बोर्ड में आ सकता है, सब हमने करवाया था ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन थे, 3 डेरिवेशन थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सिखा दिए थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, उस पे हमने निकालना सिखा दिया था। और एक जनरल पॉइंट पे भी हमने निकालना सिखाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर अपन लोग गॉस लॉ वाले पार्ट में इंटर करते हैं, गॉस लॉ वाले पार्ट में। और गॉस लॉ से पहले थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको अपन लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी को याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़े हो आप, तो जैसा मैग्नेटिक फ्लक्स था वैसा ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी था, उसी के जैसा ही था। तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो बता सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में तो 2D और 3D सरफेस दोनों के लिए होगा, लेकिन गॉस लॉ केवल 3D सरफेस के लिए यानी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड था। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? किसी सरफेस से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाले जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसके नंबर्स को, उसकी संख्या को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सरफेस से, किसी प्लेन से, किसी सरफेस से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी किसी प्लेन से, किसी सरफेस से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस the number of electric field lines passes perpendicular through surface called as electric flux, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, देखो कितना देर के बाद टहल के आ रहा है। अच्छा, इवनिंग बैच के हो? हाँ, तो मान के चलो कि हम यहाँ पे कोई सरफेस रख रहे हैं, यहाँ पे कोई सरफेस, इस तरीके से हमने एक सरफेस रखा है। लेट अस सपोज ये एक सरफेस हमने बनाया है, यहाँ पे एक सरफेस है, इसका कुछ एरिया रहा होगा, लेट अस सपोज इसका एरिया ए है। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा, लेट अस सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस सरफेस से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मान लेते हैं सरफेस हमने ऐसा रखा है, ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस सरफेस से पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? तो याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। याद आया कुछ? ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, यानी इसको हम डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ब्रेक करें तो क्या था? ई ए कॉस थीटा था, ई ए कॉस थीटा। ये हमारा क्या था? ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। और बोलो
ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का क्या था, फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया था, ई डॉट ए की जगह बी डॉट ए आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आया था, वहां यहाँ ई ए कॉस थीटा, वहां बी ए कॉस थीटा आया था, तो पढ़ाया गया होगा भाई। अगर बहुत छोटा सा एरिया की बात करें, अगर बहुत छोटे से एरिया की बात करें तो बहुत छोटा सा फ्लक्स आएगा। फॉर वेरी स्मॉल एरिया, फॉर वेरी स्मॉल एरिया, अगर बहुत छोटे से एरिया की बात करें तो बहुत छोटा सा फ्लक्स होगा। तो बहुत छोटे से फ्लक्स को डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी ए वेक्टर। तो यहां से डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अगर मुझे पूरे सरफेस के लिए निकालना होगा, ये तो बहुत छोटे से एरिया के लिए, डीए एरिया के लिए ये फ्लक्स हो गया। अगर मुझे पूरे एरिया के लिए फ्लक्स चाहिए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अगर मुझे पूरे सरफेस के लिए चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो गया और इधर ऐसे रहने दो, ई डी ए कॉस थीटा। आ गया बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ई डॉट ए था, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ब्रेक किए तो ई ए कॉस थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अगर मुझे बहुत छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकालना होगा तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। अगर मुझे छोटे से एरिया के लिए बड़े से एरिया, अगर छोटे से एरिया का फ्लक्स मुझे पता है तो मुझे अगर पूरे एरिया का फ्लक्स चाहिए तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर दिए तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो गया। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन आता है, आप पता है ना क्लोज इंटीग्रेशन। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ई डी ए कॉस थीटा। अब यहीं से आगे अपन लोग गॉस लॉ की बात करेंगे, बट टाइम हो गया है तो अपन लोग गॉस लॉ कल देखेंगे। तो वही काम करेंगे यहां से। पहले अपन लोग क्या करेंगे, पहले अपन लोग वेव ऑप्टिक्स में YDSC के कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे और फिर अपन लोग गॉस लॉ को स्टार्ट करेंगे। मतलब ठीक है, या अगर पूरा में कल पूरा क्लास चलेगा तो अगर पूरे क्लास में अगर पूरा YDSC भी अगर चला तो YDSC चलेगा। बोलो क्लियर ये चीजें, चलिए ठीक।